think it is taking time. Okay, so recording has been started. I welcome you all to this lecture of data structure. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिलीशन इन AVL ट्री। प्रीवियस लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन भी कर चुके हैं इसके ऊपर कि हम क्या करते हैं जब इंजर्शन करते हैं AVL ट्री में, तो इसके 4 केसेस हमारे पास मैक्सिमम 4 केसेस ही हो सकते हैं। तो 4 केसेस में हमें देखना पड़ता है कि कौन सा केस है और फिर अकॉर्डिंगली हम रोटेशन दे देते हैं उसी नोड को। रोटेशन के बाद बैलेंस को रिस्टोर कर लेते हैं। डिलीशन में क्या करते हैं, डिलीट इज द इनवर्स ऑफ इंसर्ट given a value x and an AVL tree t, delete the node containing x and rebalance the tree if necessary। इसमें हम क्या करते हैं कि दिस इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द इंसर्शन। ठीक है, यहाँ डिलीशन में क्या करते हैं, जिस तरह BST में हम डिलीशन करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि पहले उस की को या डेटा को सर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि ये BST की डिलीशन के कितने केसेस हमने डिस्कस किए थे, 3 केसेस। ठीक है, केस 1, 2 एंड 3। तो फिर अकॉर्डिंग टू द डिलीशन इन BST हम यहाँ पर भी डिलीशन कर लेते हैं AVL ट्री में, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता भी दिया है कि AVL ट्री इज़ अ BST, बट यहाँ पे हम एक फैक्टर ऐड कर लेते हैं कि ये बैलेंस होना चाहिए, ये ट्री बैलेंस होनी चाहिए। -1, 0 और 1 हर एक नोड का जो बैलेंस फैक्टर है इसके इसमें से कोई वैल्यू इसकी होनी चाहिए। तो जब डिलीशन करते हैं तो डिलीशन BST में हम कैसे करते हैं, केस 1 में हमने देखा था कि इफ़ यू आर डिलीटिंग अ नोड विच माइट मे बी द लीफ नोड, दिस इज केस 1। अगर वो लीफ नोड हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उसी को डिलीट करें बस। ठीक है, और उसका जो रूट है, जो पेरेंट है, उसके लेफ्ट और राइट को क्या कर दीजिए आप, नल कर दें। केस नंबर 2 में अगर उसकी एक ही सब ट्री एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, एक ही सब ट्री हो, तो आप क्या करते हैं कि उसी को दरमियान से डिलीट करते हैं और ऊपर वाले पेरेंट के जो राइट लेफ्ट हैं उसको कनेक्ट कर देते हैं आप। ठीक है, उसके साथ ही बाकी जो सब ट्री है या जो अगर एक ही नोड हो इसका, ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं डिलीशन में, तो आप उधर से देख सकते हैं। केस नंबर 3 में अगर इसका उसी नोड का लेफ्ट सब ट्री भी हो और राइट सब ट्री भी हो, दोनों हो। ठीक है, तो इस केसेस में आपको क्या करना पड़ता है कि नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर, जो सेकंड मैक्सिमम नंबर है, ग्रेटर देन दैट स्पेसिफिक नोड दैट यू वांट टू डिलीट, तो उसी का नेक्स्ट ग्रेटर नंबर फाइंड करते हैं, उसको स्वैप करते हैं उसके साथ और फिर क्या करते हैं, उसी को डिलीट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी 2 नोड्स है ना, इधर आके ये है, लेट सपोज BST की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने करना है इस नोड को डिलीट, जहाँ पे ये एरो पॉइंट कर रहे हैं इसको हमने डिलीट करना है। इसकी लेफ्ट और राइट सब ट्रीज हैं, तो हम क्या करते हैं, इससे जो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर है उसको हम फाइंड करते हैं, इसके साथ स्वैप करते हैं और फिर उसी को डिलीट करते हैं। तो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर कहाँ मिलेगा हमें, हम इधर एक राइट लेंगे और फिर फॉर लेफ्ट, अगर और भी लेफ्ट हैं तो उधर जाएंगे। तो इधर जब लेफ्ट पे पहुंच जाएंगे तो इस वैल्यू को स्वैप कर देंगे इसके साथ, जिसको हमने डिलीट करना है, के साथ स्वैप कर देंगे और इसी को डिलीट कर देंगे। इसका मतलब है कि केस नंबर 3 को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इनटू केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या था कि ये लीफ नोड हो, तो लीफ नोड में कन्वर्ट कर दिया हमने और इसको हमने उड़ा दिया। सो डिलीशन हम BST की तरह ही करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जब आप डिलीशन करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि बैलेंस फैक्टर इफेक्ट हो जाए। बैलेंस फैक्टर जब डिस्टर्ब होगा डिलीशन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक लेवल पे आके, कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे, हर लेवल पे आके कुछ केसेस में हर एक लेवल पे आना पड़ेगा और हर एक नोड के बैलेंस फैक्टर को चेक करना पड़ेगा कि कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ इसका बैलेंस फैक्टर। अगर डिस्टर्ब हुआ है तो फिर अकॉर्डिंगली आप रोटेशन देंगे। So turns out that deletion of a node is considerably more complex than insert। तो ये जो डिलीशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, तो इसलिए आप लोग ना गौर से ये देखें। ठीक है, कि डिलीशन हम कैसे करते हैं। डिलीशन के बाद जाहिर सी बात है
जब आप किसी नोड को डिलीट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि बैलेंस फैक्टर ख़राब हो जाए। तो बैलेंस फैक्टर ख़राब होने के साथ साथ उस बैलेंस फैक्टर को भी ठीक करेंगे, आप रिस्टोर करेंगे, और जब उसको रिस्टोर करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर वाले नोड्स की भी बैलेंस फैक्टर ख़राब हो जाए। तो ये देखते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास, वो देखते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। So insertion in a height balanced tree requires at most one single rotation or one double rotation. इंसर्शन में हमने क्या किया था कि हमारे पास 4 केसेस थे, और 4 केसेस में या तो हमें सिंगल रोटेशन करनी पड़ती थी या डबल रोटेशन करनी पड़ती थी, लेकिन वन डबल रोटेशन या सिंगल रोटेशन, लेकिन वन वन एक ही बार या तो डबल रोटेशन कर रहे थे या सिंगल रोटेशन कर रहे थे। डिलीशन के केस में डिलीशन की वी may have to do a rotation at every level of the tree. पॉसिबिलिटी है डिलीशन के केस में कि हर एक लेवल पे आके हमें ये रोटेशन करने पड़े। रोटेशन अगर करनी पड़े हर एक लेवल पे आके तो दिस विल बिकम अ वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, बदतरीन केस में हम क्या करते हैं, हर एक लेवल पे आके रोटेशन परफॉर्म करते हैं ताकि बैलेंस फैक्टर हर एक नोड का क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए। रिस्टोर का मतलब ये है कि 1 और -1, 0 और 1 की रेंज में आ जाए। सो इसके लिए हमें रोटेशन कर परफॉर्म करनी पड़ेगी, और वर्स्ट केस में हम हर एक लेवल पे रोटेशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा हमें। सम केसेस, कुछ ऐसे हैं केसेस हमारे पास। इसकी एग्जांपल ये है कि ये हमारे पास एक ट्री है, एवीएल ट्री। एवीएल ट्री है कि नहीं है? फॉर एग्जांपल इस ट्री की जो हाइट है वो h+1 है, और इस सब ट्री की हाइट जो है वो h है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा जी? h। बिल्कुल, h+1 माइनस h+1+1, h+1+1 ये है ना, ये लिंक, ये h+1 दिस लिंक, लेफ्ट सब ट्री का हाइट माइनस राइट सब ट्री का हाइट। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू -1। -1 से मुराद ये है कि ये ट्री झुकी हुई है किस साइड पे? राइट साइड पे ये ट्री झुकी हुई है, ठीक है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखें, लेट सपोज हमने डिलीट करना है इस, ये एवीएल ट्री है, क्यों है? अगर आप देखें तो इसका भी -1 है हाइट, इसका भी -1 है, -1 बैलेंस फैक्टर, -1 इसका तो 0 है, -1 है, -1 इसका भी है, -1 इसका भी है, इसका भी है, इसका 0। एफ का 2 नहीं होगा? 2 1 2 3 नहीं, 4, ठीक है, ठीक है, ठीक। 1 2 3 3 -4, okay, so this is AVL tree। अब अज्यूम करें कि हमने क्या करना है जी, ए को डिलीट करना है, यू वांट टू डिलीट दिस ए। अब जब ए को डिलीट करेंगे तो सी का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, क्या बन जाएगा? -2। बिल्कुल -2, क्योंकि 0 -2 दिस इज -2। तो जब इसका बैलेंस फैक्टर -2 होगा तो हमें इसको रोटेशन देनी पड़ेगी। जब इसको रोटेशन देंगे तो डी इधर आएगा, और सी डी की लेफ्ट साइड पे, सी इधर आएगा, और ई इधर आएगा, ठीक है। तो ये इसका बैलेंस फैक्टर तो 0 हो गया, लेकिन जब ऊपर आते हैं इधर तब ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो एफ का बैलेंस फैक्टर क्या बनेगा? 1 2 -1 2 3 4 -2। -2। तो एफ का बैलेंस फैक्टर जो है वो ख़राब हो गया। अब एफ का बैलेंस फैक्टर ख़राब हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें -2 का क्या मतलब है कि ये राइट साइड पे झुकी हुई है ना, राइट साइड पे ये ट्री झुकी हुई है, तो हमें इसको इस तरह रोटेशन देनी पड़ेगी, लेफ्ट रोटेशन। आई को एफ की जगह लेके आना पड़ेगा, इस तरह होगा, आई को एफ की जगह लेके आना पड़ेगा, ठीक है। एफ को आई के लेफ्ट में लेके आएंगे, एफ इधर आएगा, और इसकी जो डी सी और ई है वो इधर आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आई का लेफ्ट जी के लेफ्ट में जी एच था, तो जी एच कहाँ पे आएंगे जी? जी एच एफ के लेफ्ट में, राइट में आएंगे, क्योंकि ये बड़े होंगे ना इससे।
आई के साथ क्या होगा जी, के एल, के आई के साथ के एल एम, और के साथ इधर जे, और इसके साथ अपनी ये ट्री होगी, ये जो आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि आई का बैलेंस फैक्टर तो ठीक हो गया, क्यों 1 2 3 3 माइनस 3 0 हो गया। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जब आप इसको ऊपर लेके आते हैं तो चूंकि ये h+1 है, और ये अब चूंकि h+1+1 इस ट्री की हाइट राइट की h+2 थी ना, और इसको हम एक ऊपर लेके आ गए तो ये h हो गया, h-1, सॉरी h+1 था पहले। जब इसको एक ऊपर लेके गए तो एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं तो इसका हाइट h बन जाएगा। तो इस नोड का जो हाइट है h माइनस एच प्लस टू विच इज इक्वल टू -2, तो n का हाइट भी डिस्टर्ब हो गया जी, -2 हो गया। तो हमें अब एक और रोटेशन देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द वर्स्ट केस। ओके, वर्स्ट केस, या जिसे हम कहते हैं बदतरीन सूरत हाल है, ठीक है, जिसमें सर ये रिपीट कर दिए एच वाला प्लीज। ओके, इसमें ये था कि जब हम इस तरह करते हैं ना, पहले इसका जो हाइट है ये h+1 है, h+2 1 के साथ। मैंने आपको बता दिया था ना कि इस लेफ्ट सब ट्री की हाइट h है, इस लेंथ के साथ +1 हो जाएगा। और मैं पॉइंटर को ज़रा चेंज कर दूं, ये h+1 है, h लेफ्ट सब ट्री की हाइट +1 दिस लेंथ, और दिस इज +1 और h+1 इसकी हाइट। तो राइट सब ट्री की हाइट h+2 थी। तो जब हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, तो ये लेफ्ट सब ट्री को हम एक ऊपर लेके गए ना, तो h+1 की जगह h हो जाएगा, एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं तो हाइट इसकी कम हो जाएगी ना। लेकिन राइट सब ट्री की जो हाइट है h+2 है, तो h माइनस h+2, दिस इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब है कि इस रूट नोड का जो फैक्टर है, बैलेंस फैक्टर -2 हो गया। तो राइट साइड पे अब झुक गई है ये ट्री, तो यहाँ पर भी हमें रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी इस रूट लेवल पे। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे हमारे सामने जहाँ पर हर एक लेवल पे हमें रोटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, और ये उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, समझ आ गई? तो ये क्या करते हैं, एक को हमने डिलीट कर दिया, इधर रोटेशन दे दी, डी ऊपर आ गया। अब डी जब ऊपर लेके आते हैं तो इसका बैलेंस फैक्टर खराब हो जाता है, इसका बैलेंस फैक्टर खराब हो जाता है, तो फिर ई को ऊपर लेके आते हैं, जो भी हमने डिस्कस कर लिया। आई को ऊपर लेके आएंगे और वो फिर ये रिजल्टेंट ट्री बन जाएगी। और पॉसिबिलिटी है कि इस एन का भी बैलेंस खराब हो जाए और इसका एन बैलेंस खराब हो जाए, तो एक और रोटेशन देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि इधर भी हमने रोटेशन कर दी, इधर भी कर दी, इधर भी कर दी, इधर भी कर दी, हर एक लेवल पे आके हमने रोटेशन कर दी है। ठीक है, सो दिस इज दी वर्स्ट केस, जहाँ हर लेवल वाइज हर एक लेवल पे आके हमें क्या करना पड़ा, रोटेशन करनी पड़ी हमें। ठीक है, सो प्रोसीजर क्या है डिलीशन इन एवीएल ट्री, वो तो हम एक एग्जांपल जस्ट डिस्कस कर रहे थे। लेकिन एवीएल ट्री में हम जब क्या करेंगे, डिलीशन करेंगे, तो प्रोसीजर क्या होना चाहिए? तो ये प्रोसीजर है कि डिलीट द नोड एज इन बाइनरी सर्च ट्री। डिलीशन हम उसी तरह करेंगे जिस तरह बाइनरी सर्च ट्री में 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे, तो डिलीशन ऐसी ही करेंगे। The node deleted will be either a leaf or have just one subtree। जिस नोड को आप डिलीट करेंगे या तो वो लीफ नोड होगा या क्या होगा जी, उसकी एक सब ट्री होगी। इसका क्या मतलब है? ये तो केस डिलीशन की केस 1 केस 2 को बता रहे हैं कि केस 1 केस 2 अगर हो सकते हैं, केस 3 क्यों नहीं हो सकता भाई? एवीएल में, एवीएल की डिलीशन में केस 3 क्यों नहीं हो सकता, ये बता सकता है? जनाब केस 3 होगा, लेकिन जाहिर सी बात है केस 3 को हम कन्वर्ट करते हैं ना इनटू केस 1 और केस 2। याद है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने डिस्कस कर दिया। लेट्स सपोज ए बी सी डी ई, अज्यूम करें ये नंबर्स हैं,
आपने ए को डिलीट करना है तो इसकी लेफ्ट सब ट्री भी है, राइट सब ट्री भी है। सो दिस इज केस नंबर व्हाट, दिस केस नंबर 3 इन डिलीशन। अब केस नंबर 3 की डिलीशन करते हैं तो क्या करते हैं, इससे सेकंड हाईएस्ट नंबर डिटरमिन फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं उसके लिए। तो वो कैसे सर्च करेंगे कि लेफ्ट साइड पे आते हैं, सॉरी राइट साइड पे आते हैं और फॉर लेफ्ट पे जाते हैं। इसके राइट सब ट्री में जो फॉर लेफ्ट पे आते हैं तो ये ई हमें मिलता है, और जब हमें ई मिलता है तो ये इसके साथ क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, और जब स्वैप करते हैं तो ई इधर आएगा। ठीक है जी, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और इस ये केस बन गया, कौन सा केस बन गया जी, केस 3 को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू केस 1। इसको हमने लीफ नोड बना दिया, और लीफ नोड को अब हम क्या कर सकते हैं, इधर से उड़ा सकते हैं। ठीक है जी। लेफ्ट चाइल्ड के राइट साइड पे भी जाके रिप्लेस कर सकते हैं, उधर भी वो होगा ना। हाँ जी, लेफ्ट के राइट राइट इमीडिएट राइट राइट उधर भी जाके हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उधर फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड पे राइट जो है वो फिर इधर इसलिए नहीं लेके आ सकते कि उसमें इशू ये होगा कि ये सी तो उससे उससे बड़ा होगा ना। हाँ ठीक है, वो भी काम कर सकते हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी सी उसके राइट साइड में होगा। ओके, बट हमने क्या कर दिया जी, केस 3 को कन्वर्ट कर दिया इनटू व्हाट, केस 1। तो इसलिए ये बात हो रही है कि द नोड डिलीटेड विल बी आइदर अ लीफ और हैव जस्ट वन सब ट्री। समझ आ गई बात? ये आप मुझे समझा दें जी। सिंस दिस इज एन AVL ट्री, if the deleted node has one subtree, that subtree contains only one node। इस पे गौर करें जरा और मुझे समझाएं कि ये क्या बात हो रही है इधर। Since this is an AVL tree, से रिलेटेड तो नहीं है, किस चीज से रिलेटेड? बैलेंस फैक्टर जो होता है। सॉरी, क्योंकि डिफरेंस 1 -1 और 0 के इन बिटवीन होगा ना, तो उस वजह से अगर उसका सब ट्री एक होगा तो उसका मतलब है उसका नोड भी एक होगा अगर बैलेंस है तो। इस तरह की कुछ बात है। ये देखें, अगर इस D को हमने डिलीट करना है और इसकी एक ही सब ट्री है, एक सब ट्री है, तो वो लेफ्ट साइड की भी हो सकती है, राइट साइड भी हो सकती है। इस D को डिलीट करना है और इसकी एक सब ट्री है। ये जो ट्रायंगल मैंने बना दिया है इसका मतलब है कि दिस इज दी सब ट्री। तो ये कहते हैं कि अगर ये ट्री AVL ट्री है और इस नोड को डिलीट करना चाहते हैं जिसकी एक ही सब ट्री है, तो उस सब ट्री में एक ही नोड होगा। मींस के इस ट्रायंगल की जगह एक ही नोड होगा इधर। क्यों? इधर दो नोड नहीं हो सकते क्या? इस सब ट्री में D को हमने डिलीट करना है ना। सर बैलेंस खराब हो जाएगा। सर एग्जैक्टली, इस D को हमने डिलीट करना है और D की सिर्फ एक ही लेफ्ट सब ट्री है या राइट सब ट्री है, तो ये कहते हैं कि उसी सब ट्री में एक ही नोड होगा। एक ही नोड इसलिए होगा, दो इसलिए नहीं हो सकते या इससे ज्यादा इसलिए नहीं हो सकते कि फिर ये AVL ट्री ही नहीं रहेगी ना। AVL ट्री तो हम इसलिए कहते हैं कि बैलेंस फैक्टर -101 के रेंज में होगा। अगर इधर दो नोड आएंगे इस ट्राइंगल में, इस त्रिकोण में अगर दो नोड आएंगे तो फिर इस D का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0 -2 इस D का बैलेंस फैक्टर -2 हो जाएगा, which indicates that this is not an AVL tree, कि ये AVL ट्री नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के अंदर ही आप लोगों का आंसर छुपा हुआ है कि if the deleted node has one subtree, अगर वन सब ट्री है तो उस सब ट्री का एक ही नोड होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिस इज एन AVL ट्री। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि इस नोड, जिस नोड को आप रीड कर रहे हैं, अगर उसकी सब ट्री है, एक ही सब ट्री है, तो एक ही सब ट्री का क्या मतलब है कि या तो वो लेफ्ट साइड भी होगी वो ट्री या राइट साइड भी होगी वो सब ट्री, लेकिन उस सब ट्री में एक ही नोड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये AVL ट्री है। अगर एक से ज्यादा नोड होंगे तो फिर बैलेंस -101 के रेंज में नहीं रहेगा, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स अप द ट्री फ्रॉम द डिलीटेड नोड चेकिंग द बैलेंस ऑफ ईच नोड। तो अगर आपने इसको डिलीट कर दिया, इस नोड को अगर आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर ट्रेवर्स अप
करेंगे, ट्रेवर्स अप करेंगे और हर एक लेवल पे जाके अपने पाथ में जो नोड्स आएंगे उसके बैलेंस फैक्टर को दोबारा रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर बैलेंस फैक्टर ख़राब हो गया है तो वहाँ पर भी रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, जिस तरह हमने वर्स्ट केस एग्जांपल डिस्कस की थोड़ी देर पहले, उसी तरह। तो देयर आर 5 केसेस टू कंसिडर। डिलीशन के केस में 5 केसेस हैं जिसको आपने क्या करना है, हैंडल करने होंगे, ठीक है। सो लेट अस गो थ्रू द केसेस ग्राफिकली एंड डिटरमिन व्हाट एक्शन टू टेक। अब 5 केसेस को हम डिस्कस करेंगे डिलीशन में, ठीक है, और बहुत सिंपल केसेस हैं, आपने बस अटेंटिव रहना है, ठीक है। और जो चीज़ समझना है तो आप मुझे क्या इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी ईच केस वन बाय वन। तो हम इस तरह प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि हम केस डिस्कस करेंगे और उस केस में आपने किस एक्शन को, किस तरह के एक्शन को परफॉर्म करना है, तो इस तरह हर एक केस को पेयर वाइज मीन्स के इन पेयर हम डिस्कस करेंगे, केस और एक्शन पेयर में, ठीक है। और याद रहें कि चूंकि हर एक केस के 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। वाई? क्योंकि अगर आपने इस नोड को डिलीट करना है ना तो इसकी लेफ्ट सब ट्री भी होगी, राइट सब ट्री भी होगी। तो केस 1A मीन्स के लेफ्ट वाले नोड को आप डिलीट कर रहे हैं। केस 2 का मतलब है, केस 1B का मतलब है कि राइट साइड नोड को आप डिलीट कर रहे हैं। तो इसलिए हर एक केस के 2 पार्ट्स होंगे, याद रखें। तो अगर आपको एक एक पार्ट की समझ आ जाता है ना, केसेस 1, केस 1A, केस 2A, केस 3A, केस 4A एंड केस 5A अगर आपको समझ आ जाते हैं तो इसकी जो B पार्ट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो चलें डिस्कस करते हैं, केस 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो केस 1 में क्या है जी? केस 1 में ये है कि द पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ 0 एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री। कि जिसको नोड को आप डिलीट करना चाहते हैं ना उसका बैलेंस फैक्टर क्या था जी? 0 था। 0 का मतलब क्या है? ये जो आपको बैलेंस लाइन ये नज़र आ रही है ना, ये लाइन, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बैलेंस बिफोर डिलीशन। और ये जो है एरो है, ये इसका मतलब है कि ये ट्री अब राइट साइड पे झुक गई हैं। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ना एरो से। वो सुई होती है ना, आपने बैलेंस में अगर देखी हो तो मैनुअल बैलेंसेस में वो क्या होता है कि मैनुअल बैलेंस में ये इस तरह की एक एरो नज़र आएगा आपको। तो ये बिल्कुल इसका मतलब यही है कि ये इस साइड पे ये ट्री झुक गई है, वज़न इस साइड पे बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इस तरह ट्री है और बैलेंस्ड है। बैलेंस फैक्टर क्या है जी? 0 है। आपने क्या कर दिया? आपने इस लेफ्ट चाइल्ड को डिलीट कर दिया। जब इस लेफ्ट चाइल्ड को डिलीट करते हैं तो बैलेंस फैक्टर क्या बन जाएगा जी? पहले से 0 है तो आपने नोड डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट ट्री का जो साइज है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो ये इसका मतलब है कि ये -1 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये झुक गई राइट साइड पे, ये ट्री झुक गई। तो जब ये ट्री राइट साइड पे झुक जाती है, ठीक है, तो इस तरह के केसेस में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी चाहिए? तो ये कह रहे हैं कि चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड एंड स्टॉप। बैलेंस फैक्टर 0 था, 0 से -1 कर दे और स्टॉप करें, बस। आपने ऊपर नहीं जाना, ऊपर लेवल पे जितनी भी नोड्स हैं उनके बैलेंस फैक्टर को नहीं चेंज कर वो करना, रिकम्प्यूट करना, रिकैलकुलेट करना, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टॉप हो जाए। नो फर्दर इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ एनी हायर नोड्स। ऊपर वाले जो नोड्स हैं ना, ये लिंक नज़र आ रहा है ना आपको, ये ऑलरेडी एक ट्री है ऊपर, ठीक है। तो आपने ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, और यहाँ पे स्टॉप हो जाना है आपने। तो ये केस 1A समझ आ गया आप लोगों को? ये क्लियर है? Yes, sir. आंसर करें। ओके गुड। बहुत सिंपल केस है ना। क्या है कि आपके पास इस तरह, इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये एक सब ट्री है, ओवरऑल एक ट्री की एक सब ट्री है। इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। आपने इस चाइल्ड को डिलीट कर दिया, उड़ा दिया, तो बैलेंस फैक्टर क्या बन जाएगा जी? 0 से हो जाएगा -1,
क्योंकि इधर क्या है 0 -1, लेफ्ट ट्री सब ट्री का साइज 0, राइट सब ट्री का साइज 1, तो 0 -1 बैलेंस फैक्टर -1 हो गया। ठीक है, -1 का मतलब ये है कि ये ट्री झुक गई है राइट साइड की तरफ। ठीक है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में, इस तरह की सिचुएशन में क्या नहीं करना, बस यहाँ पे बैलेंस फैक्टर को 0 से -1 करना है और स्टॉप करना है, दैट्स इट। ठीक है, 1b इसका जो पार्ट है वो क्या है, अब इसकी जगह हम राइट चाइल्ड को डिलीट करेंगे। तो ये एग्जांपल है फर्स्ट ए की, 1a की एग्जांपल ये है, ये 2 है ना, 2 का बैलेंस फैक्टर क्या है 0 है, माइनस का मतलब है कि ये लेवल है, बैलेंस्ड है, तो 0। तो अब क्या करना है, हमने 1 को डिलीट कर दिया। जब हम 1 को डिलीट करेंगे तो ये झुक जाएगी राइट साइड पे, ये ट्री राइट साइड पे झुक गई है। तो हमने क्या करना है, बाकी अगर देखें तो अपेरेंटली आपको नज़र आ भी रहा है कि किसी भी नोट का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टॉप करें और बस फर्दर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई बात? यस सर। 1b क्या है, 1b में हम क्या कर रहे हैं जी, कि 1b में पहले हमने ये किया था ना, ये डिलीट किया था, ये बैलेंस्ड है। अब हम राइट चाइल्ड को डिलीट करेंगे, फ्लिप करें, अब इस ट्री को फ्लिप करते हैं आप, कि अब हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट चाइल्ड को डिलीट कर रहे थे, अब राइट चाइल्ड को डिलीट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा जी, अब ये राइट साइड पे ये झुक जाएगी, ये ट्री राइट साइड पे झुक गई ना, मतलब इधर पहले इधर जो है ना वेट बढ़ गया है। तो यहाँ पर भी इस केस में भी क्या करें, दिस इज 1b, ओके। 1b में क्या है कि सेम एज 1a, चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड एंड स्टॉप। यहाँ पर भी क्या करें, बस इसको 0 से +1 कर दें, क्योंकि अब क्या है जी, लेफ्ट सब ट्री का साइज 1 है, राइट सब ट्री का साइज 0 है, विच इज इक्वल टू 1। तो 0 से क्या करें, 0 की जगह आप करें 1 और स्टॉप करें, फर्दर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी नोट्स की बैलेंस फैक्टर को रिकम्प्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज 1a एंड 1b। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। केस 2a, केस 2a में क्या होगा, द पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ 1 एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री। अगर बैलेंस फैक्टर ऑलरेडी 1 है, 1 का क्या मतलब है कि इधर एक नोड है और इधर क्या है, 2 नोड्स हैं, इस तरह। 1 से मुराद ये है कि राइट साइड की तरफ झुकी हुई है ना ये, हाँ सॉरी, लेफ्ट साइड पे ये झुकी हुई है ये ट्री। 1 का मतलब यही है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। बैलेंस फैक्टर क्या होगा इसका, 1 आएगा ना। अब हमने क्या करना है कि ऑलरेडी द पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ 1, इस नोड को हमने डिलीट करना है और इसकी पेरेंट का जो बैलेंस था वो 1 है। तो जब आप इसको डिलीट करेंगे, इस नोड को डिलीट करेंगे, तो इसका वो क्या बन जाएगा, बैलेंस फैक्टर 1 की जगह फिर क्या होगा, अब इसको डिलीट कर दिया हमने, तो 1 - 1 ये बन जाएगा जी 0, मीन्स के बैलेंस, ये ट्री हो गई बैलेंस्ड। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये झुकी हुई थी लेफ्ट साइड की तरफ, जब हमने लेफ्ट सब ट्री से नोड को डिलीट कर दिया तो ये बैलेंस्ड हो गई, ये +1 से इसका बैलेंस फैक्टर बन गया जी क्या, इसका बैलेंस फैक्टर बन गया 0। सो इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड, पेरेंट नोड का जो बैलेंस है, बैलेंस फैक्टर को चेंज करें, 1 से 0 कर दें, एंड may have caused imbalance in higher nodes so continue up the tree। और पॉसिबिलिटी है कि अब इसकी वजह से ऊपर वाले नोड भी डिस्टर्ब हुए होंगे, उनका बैलेंस फैक्टर भी डिस्टर्ब हुआ होगा। तो हमने क्या करना है, ऊपर जाके चेक, हर एक नोड के बैलेंस फैक्टर को चेक करना होगा। ठीक है जी। तो अच्छा, ये एक्शन जो हम कर रहे हैं कि ऊपर जाना है या नहीं जाना, तो बेसिकली बुक्स जो हैं
आपको जस्ट ये केसेस और एक्शन टीच करेंगे कि इस केस में आपने ये करना है। अब ऊपर जाना है हमने और बाकी बाकी नोट्स के बैलेंस को हमने चेक करना है, तो क्यों करना है, वाई, इसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा इधर कि किस केस में आपने ऊपर जाना है, किस केस में आपने ऊपर नहीं जाना। तो केस 3A में जब हम जाएंगे तो मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि क्यों आपने ऊपर जाना है और क्यों आपने ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, ये वाई का जो आंसर है मैं आपको दूंगा उधर। केस 2B इज दी अपोजिट ऑफ केस 2A। वहां पे ये था ना, ये केस था। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे केस ये है, ये केस है कि आपकी ट्री राइट साइड पे झुकी हुई है, मीन्स के बैलेंस फैक्टर -1 है, और राइट साइड से आप डिलीट करते हैं इस नोट को, तो बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, -1 से बन जाएगा जी 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये केस 2A का अपोजिट है कि नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोट का बैलेंस को -1 से करना है 0, और उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद आपने करना है may have caused imbalance in higher nodes so continue up the tree। और इस पॉसिबिलिटी है कि अब इसने डिस्टर्ब किया होगा बैलेंस फैक्टर ऑफ द अपर नोड्स, तो आपने ऊपर जाके देखना होगा और चेक करना होगा कि कौन कौन से नोड्स का जो है वो बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ है, तो आपने उसको रिस्टोर करना होगा रोटेशन देके। यहाँ तक क्लियर है जी, एवरीथिंग इज ओके अप टिल नाउ? Yes, sir. Okay, good. So, case number 3A, 2B भी डिस्कस, 2A 2B 3A मैं डिस्कस करूंगा, 3B आप लोगों ने खुद करना है। सिमिलरली 4B और 5B आप लोगों ने खुद करना है, मैं जस्ट हिंट दूंगा कि कैसे करना है आप लोगों ने। लेकिन 3A और 3B अपोजिट होंगे, 4B एंड 4A अपोजिट होंगे, 5A और 5B अपोजिट होंगे। मैं आप लोगों को हिंट दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आते हैं जी केस नंबर 3A की तरफ। The parent had balance of -1 and the node was deleted in the parent's left subtree, right subtree was balanced. These 3A। 3A में क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, इस को समझने की कोशिश करें क्योंकि बाकी 4A और 5A जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 3A में क्या है कि आपके पास जो पेरेंट नोड है उसका बैलेंस फैक्टर -1 है, डिलीशन से पहले की बात हो रही है। ठीक है, इसका बैलेंस फैक्टर -1 है। -1 से क्या मुराद है कि ट्री किस साइड पे झुकी हुई है, ट्री झुकी हुई है राइट साइड पे। ठीक है ना, -1 इसलिए आएगा, लेफ्ट माइनस राइट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि राइट इस पे क्या है, बारी है, तो दिस इज नेगेटिव। ठीक है ना, तो याद रखें कि -1 का या -2 का मतलब ये है कि ट्री झुकी हुई है राइट साइड की तरफ। अगर +1 है या +2 है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे ट्री झुकी हुई है। तो कहते हैं कि अगर पेरेंट नोड का बैलेंस फैक्टर -1 है और आपने लेफ्ट साइड से डिलीशन इधर परफॉर्म करनी है, डिलीट इधर करना है आपने इस पेरेंट नोड के लेफ्ट साइड से, राइट साइड की तरफ झुकी हुई है और आपने डिलीशन यहाँ से करनी है, लेफ्ट साइड से करनी है, तो ये ऑलरेडी राइट साइड की तरफ झुक गई है, झुकी हुई है ये ट्री, और आपने लेफ्ट साइड से डिलीशन करनी है, तो क्या होगा, ये झुकाव और भी बढ़ जाएगा ना, गिर जाएगा राइट साइड पे, राइट साइड पे और भी झुक जाएगी ये ट्री। तो बताने का मकसद ये है कि इसका बैलेंस फैक्टर नेगेटिव हो, -1 हो, लेफ्ट साइड से आप डिलीशन कर रहे हैं, और जो राइट सब ट्री है वो बैलेंस्ड है। कंडीशन पे गौर करें जरा, पेरेंट का बैलेंस फैक्टर क्या है, नेगेटिव है, -1 है। इधर मैं मेंशन करता हूं ताकि आप लोग को याद रहे, -1 है केस नंबर 1। केस नंबर 2, डिलीशन हमने कहाँ पे करनी है, लेफ्ट साइड से करनी है,
और केस नंबर 3, जो राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री अगर वो बैलेंस्ड है, ठीक है, ये तीनों एफ आप लोगों ने याद रखने हैं। एफ एल्स पेरेंट क्या है, पेरेंट का बैलेंस -1 है, डिलीशन हमने करनी है लेफ्ट साइड पे, और जो राइट साइड की जो ट्री है सब ट्री वो क्या है, वो बैलेंस्ड है। ये देखें ना, ये बैलेंस नजर आ रहा है आप लोगों को। तो जब इधर से डिलीशन करते हैं तो ये हाइट h है ना, इस ट्री की हाइट h है, और जब इधर से डिलीशन करते हैं तो इसकी हाइट क्या रह जाएगी जी? h minus 1 h-1 एग्जैक्टली। तो मुझे बताएं कि डिलीशन से पहले मैक्सिमम हाइट ऑफ द पेरेंट नोड क्या थी? मैक्सिमम हाइट 1 + 1 2 2 + h, मैक्सिमम हाइट क्या थी जी? h + 2 थी। जब इस तरह की सिचुएशन अगर होती है तो इसका मतलब है कि h-1 + 1, तो लेफ्ट साइड की जो हाइट है वो h-1 + 1 है, माइनस करना है हमने ये हाइट 1 + 1 + h विच इज इक्वल टू h + 2। तो इसका मतलब है कि h - 2, तो ये a का बैलेंस फैक्टर बन जाएगा जी क्या? -2। तो ये जो दो एरोज आपको नजर आए ना इधर, दो पॉइंटर्स इधर, ये एरोज, तो इसका मतलब ये है कि -2 है, लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो राइट साइड पे ये झुकी हुई है ये ट्री, तो इसका मतलब है कि इसका बैलेंस फैक्टर क्या है जी? -2 है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इस तरह की सिचुएशन में परफॉर्म द सिंगल रोटेशन, हमने इसको ऊपर लेके आना होगा, क्योंकि ये राइट साइड की झुक गई है ये ट्री, और ये सब ट्री जो है ये बैलेंस्ड है। तो हम क्या करते हैं, एक ही रोटेशन देते हैं, लेफ्ट रोटेशन देते हैं, बी को ऊपर लेके आते हैं। तो जब बी को ऊपर लेके आएंगे तो बी के राइट साइड पे तो 3 ही रहेगा, लेकिन बी के लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? ए आएगा ना इधर, ए के लेफ्ट साइड पे 1 है, 1 ही रहेगा इधर, और बी के लेफ्ट पे 2 था तो वो एक ही राइट पे आएगा। तो जब हम इसको रोटेशन देते हैं तो ये रिजल्टेंट ट्री आपके पास बन जाएगी सिंगल रोटेशन के बाद। समझ में आ गई ना बात? और फिर कहते हैं कि एडजस्ट बैलेंस एंड नो इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ द हायर नोड्स, सो स्टॉप हियर। यहाँ पर भी हमने स्टॉप होना है भाई। सिंपल केस में हमने ऊपर जाना था 2a में और 2b में, और 3a जो कि कॉम्प्लेक्स केस है तो उसमें हमने स्टॉप करना है। y, तो इस y का जवाब मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दूंगा, तो अभी इसका टाइम आ गया कि इस y का आंसर मैं करूं कि क्यों हमने ऊपर नहीं जाना। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब y का आंसर ये है कि डिलीशन से पहले मैक्सिमम हाइट क्या थी ट्री की? -1 नहीं, हाइट की बात कर रहा हूं। +2 h + 2, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पेरेंट नोड। डिलीशन और रोटेशन के बाद मैक्सिमम हाइट क्या बन गई? 1 + 1 + h, h + 2 +1 + 1 और ये h। तो डिलीशन से पहले भी हाइट h + 2 थी और डिलीशन के बाद भी हाइट h + 2 रह गई, तो इस वजह से हमने ऊपर जाना नहीं है, ऊपर नोट्स को चेक नहीं करना। तो जो फर्स्ट ए में हमने किया था ना कि ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये देखें फर्स्ट ए में यही था ना कि बैलेंस है इधर, आप इसको डिलीट करते हैं, तो जब इसको डिलीट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा जी? इसका बैलेंस फैक्टर इस तरफ झुक जाएगा। लेकिन हाइट पहले भी 1 था, हाइट पहले भी 1 थी और बाद में भी 1 हो गई, तो हाइट में कोई डिफरेंस, कोई चेंजेस नहीं आया, तो इस वजह से हाइट हमने ऊपर कहा था कि ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम इज द केस है, डिलीशन से पहले और डिलीशन के बाद हाइट सेम रह गई है h + 2।
तो इस वजह से नो इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ हायर नोड, सो स्टॉप हेयर। तो समझ में आ गई ये बात कि अगर डिलीशन से पहले और डिलीशन और फिर रोटेशन के बाद जो रिजल्टेंट ट्री आपके पास आ जाती है उसकी हाइट सेम रहती है, तो फिर फर्दर ऊपर जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट्स? यस सर। गुड। अब इसका केस नंबर 3B क्या होगा भाई, कोई बता सकता है? सर वो लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है। बिल्कुल अब जो लेफ्ट सबट्री बैलेंस होगा। बिल्कुल कि दिस इज योर नोड ए, ये लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हुई है, और जब लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हुई है तो यहाँ पर आपके पास बी नोड है जो कि बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है जी, 2 है, यहाँ पर 3 है, और एक के राइट पे जो 1 अपेंड है 1, इसका हाइट h है, इसका हाइट h का हाइट भी h है यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट भी, इसकी हाइट जो है वो भी h है। तो ये इसका बिल्कुल हमने क्या कर दिया, इस ट्री को हमने फ्लिप कर दिया। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हुई है, और इस केस में हमने क्या करना होगा, यहाँ पर डिलीशन अब इधर करेंगे। ठीक है ना, डिलीशन हम अब इस साइड पे करेंगे। समझ आ रही है ना बात? तो जब इधर से डिलीशन करेंगे तो यहाँ हाइट क्या रह जाएगी भाई, यहाँ h थी तो डिलीशन चूंकि यहाँ से कर दी तो इस h-1 हो जाएगी। तो ये जो है ये बैलेंस फैक्टर एक और भी बढ़ जाएगा, पहले +1 था अब क्या हो गया जी +2। तो जब +2 हो गया इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे ये ट्री झुकी हुई है, तो और ये जो है लेफ्ट सब ट्री बैलेंस भी है, तो हमें इसे लेफ्ट रोटेशन देनी पड़ेगी। बी को ऊपर लेके जाएंगे और ए को बनाएंगे बी का राइट, और बी का राइट ए का लेफ्ट बन जाएगा। समझ आ रही है ना बात? तो बिल्कुल अपोजिट है 3A का, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। 3B को ये आपने खुद करना है। ठीक है, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू पीपल, 3B। ठीक है, और एक्शन आप लोगों ने यही परफॉर्म करना होगा, क्योंकि 3B की केस में भी हाइट h+2 रहेगी और डिलीशन के बाद भी h+2 हाइट रहेगी। सॉरी, क्लियर? क्लियर है जी ये? यस सर। ओके गुड। अब आते हैं जी केस नंबर 4A की तरफ। स्टूडेंट्स, ये इन 5 केसेस में ये केस 4A जो है ना ये टेढ़ा केस है। ठीक है ना, और टेढ़े केस का हल भी टेढ़ा ही होगा। ठीक है, जिस तरह हमने लेफ्ट राइट इंजर्शन में लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट डिस्कस की थी ना, बिल्कुल यहाँ पर भी 4A और 4B वही केसेस हैं। यहाँ आप लोगों ने थोड़ा तवज्जो से सुनना है। ठीक है जी। अच्छा, केस नंबर 4A में क्या है, जिस तरह 3A में हमने डिस्कस किया था कि पेरेंट का जो बैलेंस फैक्टर है, पेरेंट का बैलेंस फैक्टर इक्वल टू -1 है। उधर भी -1 था, इधर भी -1 है। ठीक है, नंबर 2 डिलीशन हमने कहाँ से करनी है, डिलीशन हमने करनी है लेफ्ट साइड से करनी है, डिलीशन इधर ही से करेंगे। थर्ड केस जो है ना, थर्ड पॉइंट इसमें चेंज हो गया। वो थर्ड पॉइंट क्या था कि राइट सब ट्री उस टाइम बैलेंस थी। ठीक है ना, यहाँ पे राइट सब ट्री क्या है जी, इम्बैलेंस्ड है। और इम्बैलेंस्ड भी इस तरह है कि वो लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हुई है। राइट सब ट्री लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हुई है, इसका मतलब है कि इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है या +1 है। किस तरफ झुकी हुई है वो तो हमें बैलेंस फैक्टर से पता चलेगा ना भाई।
ऐसा है कि नहीं है मोहम्मद अहमद? यस सर सही है। बिल्कुल। तो बैलेंस फैक्टर से हमें पता चलेगा अगर वो 0 है तो इसका मतलब है कि राइट सब ट्री बैलेंस्ड है, अगर 0 नहीं है +1 है तो इसका मतलब है कि वो किस तरफ झुकी हुई है जी, वो लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हुई है। तो ये वो केस है, राइट सब ट्री लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हुई है, राइट सब ट्री लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हुई है। सो दिस इज द टेढ़ा केस। और टेढ़े केस का सोल्यूशन फिर क्या होगा जी, टेढ़ा ही होगा, है ना। लेकिन अब तो आप लोगों के लिए ये भी बहुत सिंपल केस है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, तो आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन पहले हम देखते हैं कि डिलीशन हमने यहाँ से करनी है भाई। तो जब यहाँ से डिलीशन करेंगे तो इसकी हाइट क्या रह जाएगी, h-1। जब इसकी हाइट h-1 रह जाएगी तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि पहले अगर -1 था और ऑलरेडी ये राइट साइड की तरफ झुकी हुई थी और लेफ्ट साइड से आपने क्या कर दिया जी, एक नोड डिलीट कर दिया तो और भी झुक गई राइट साइड की तरफ, तो -1 से -2 हो जाएगी, हो जाएगा इसका बैलेंस फैक्टर। आ गई समझ? यस सर। गुड। सो अब हमने करना क्या है भाई, इस केस में मुझे बताएं कि डिलीशन से पहले मैक्सिमम हाइट क्या थी? h+3 1 + 1 2 + 1 3 h+3 होगी। h-1 नहीं, ये h-1 है या h-2 है, ठीक है, h-1। तो एज्यूम करें कि h-1 है, तो h-1 + 1 + 1 + 1, तो h+2 इसकी हाइट होगी, ठीक है। h+2 से मुराद ये है कि ये लेफ्ट साइड पे झुकी हुई है ना, तो ये यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ इस साइड पे भी हो सकती है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे झुकी हुई हो सकती है, ये बी इस साइड पे भी हो सकती है और बैलेंस भी हो सकती है, तो इसलिए हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया हुआ है। लेकिन एज्यूम करें कि h-1 है तो इसकी हाइट क्या होगी, h+2 होगी इसकी हाइट बिफोर डिलीशन, याद रखें इसको। जब डिलीशन करते हैं तो सिचुएशन इस तरह बन जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं भाई, कि ये कौन सा केस है ये जी, राइट साइड की जो ट्री है वो लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हुई है। सो दिस इज दी राइट लेफ्ट केस। तो राइट लेफ्ट केस में हम क्या करते थे, पहले राइट रोटेशन, एग्जैक्टली राइट फिर रोटेशन लेफ्ट। केस को, हाँ ये फार्मूला याद रखें। देखें, राइट लेफ्ट के केस में, राइट लेफ्ट के केस में लेफ्ट सब ट्री का जो रूट है उसको रोटेशन देते थे राइट। तो राइट लेफ्ट के केस में, ये राइट लेफ्ट के केस में ना, यस। तो जो रूट है, ठीक है, जो लेफ्ट सब ट्री है इसका जो रूट है उसको रोटेशन देंगे राइट, मीन्स के बी को रोटेशन देंगे राइट। तो और जब बी फिर सी को को, लेफ्ट। हाँ बिल्कुल, तो पहले देते हैं, चलिए जी पहले रोटेशन देते हैं राइट रोटेशन। तो जब इसको हम राइट रोटेशन देंगे तो ये ट्री कुछ इस तरह बन जाएगी, ये हमारे पास ए है जनाब, तो यहाँ पे आएगा बी। तो जब बी इसकी जगह, बी ने किसकी जगह ले ली है, सी की जगह ले ली, तो सी आएगा बी के राइट पे, सी के राइट पे आएगा जी क्या 4, बी के लेफ्ट पे क्या होगा जी, मुझे बताए ना, बी के लेफ्ट पे 2 ही आएगा, सी के लेफ्ट पे क्या आएगा, बी का राइट, बी का राइट क्या है 3 है, ठीक है ना। क्यों, मैं ये समझ आ गई कि नहीं, दोबारा बता दूं? चलिए मैं दोबारा बताता हूँ, ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। देखें, हमने क्या करना है, बी को ऊपर लेके जाना है ना, तो देखें दिस इज ए, दिस इज बी, बी किधर आएगा, बी इधर आ जाएगा। तो जब बी ने सी की जगह ले ली, तो जिसकी जगह वो ले ली ना, जिसकी जगह इस बी ने ले ली वो क्या है, सी है, वो इससे बड़ी है, तो वो बी के राइट पे आएगा, तो सी आएगा इसके राइट पे।
तो सी के ट्रीज को हमने डिस्टर्ब नहीं करना, वो ऐसी ही एज इट इज आएंगे। 4, बी का लेफ्ट भी हमने डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि बी के राइट पे तो हमने सी कर दिया, राइट को डिस्टर्ब कर दिया हमने, लेफ्ट हम नहीं डिस्टर्ब करना, तो इधर आएगा 2। अब ये कौन सी सब ट्री रह गई, ये 3 रह गया ना, 3 को हमने किधर लेके जाना है भाई, 3 कहाँ पे है, सी का लेफ्ट। हाँ 3 कहाँ पे था, बी के राइट पे था, लेकिन बी का राइट तो सी ने ले लिया, तो जिसने इसकी पोजीशन ली है उसके लेफ्ट पे लगा दे, ठीक है, और बाकी जो है 1 आपका इधर आएगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये तो हो गई एक राइट रोटेशन। अब द लेफ्ट सब ट्री, राइट नोड का जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी रूट का राइट रोटेशन है ये। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट रोटेशन तो हो गई ना, ये लेफ्ट रोटेशन हो गई, अब हमने राइट रोटेशन देनी है, तो राइट रोटेशन जब देंगे तो बी ऊपर आएगा, तो जब बी को ऊपर लेके आएंगे तो सी को हम छेड़ेंगे नहीं ना, तो 4 तो इधर आएगा, 3 भी इधर आएगा भाई। बी ने किसकी जगह ली थी, बी ने ए की जगह ली, तो वो ए आएगा इसके लेफ्ट पे, और ए के लेफ्ट पे क्या था जी, 1 था, लेकिन बी के लेफ्ट पे क्या था भाई, 2, वो जगह किसने ली, ए ने ली, तो वो ऐड कर दे इधर ए के राइट साइड पे। तो जब हम इसको बैलेंस कर देंगे तो ये देखे ना, ये एक एक लिंक है, फिर आगे एक एक लिंक है, तो इसका मतलब है कि ये बी का बैलेंस फैक्टर 0 हो जाएगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट ट्री, जो मैंने इधर बना दी है ना, ये रिजल्टेंट ट्री ये बन जाएगी। बी का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया जी, बैलेंस फैक्टर हो गया 0 आफ्टर डबल रोटेशन। कौन कौन सी रोटेशन थी, राइट लेफ्ट रोटेशन थी। क्लियर हो गया जी ये, यस सर। ओके। एक और चीज रहती है, हाइट। हाइट क्या थी, h+2 बिफोर डिलीशन, याद है ना, h+2 बिफोर डिलीशन। आफ्टर डिलीशन हाइट क्या होगी, h-1 हमने एज्यूम किया था, तो h-1 + 1 + 1, तो h-1 + 1 इज h+1, तो आफ्टर डिलीशन हाइट रह गई है h+1। तो अब आप मुझे बताएं यहाँ ऊपर जाने की जरूरत होगी कि नहीं होगी, सर होगी, पहले h+2 थी अब h+1 है। एग्जैक्टली। सो क्या करें, एक्शन क्या है जी, डबल रोटेशन परफॉर्म करें एट बी एंड may have affected the balance of higher nodes, so continue up the tree। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाइट में अगर चेंजेस आपने की या चेंजेस आ गई हाइट में, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात, ये क्लियर है, ये केस नंबर 4 है। यस। गुड। तो मुझे बताएं कि केस नंबर 4B क्या होगा। ये तो राइट लेफ्ट केस था ना, दिस इज 4A। वो लेफ्ट राइट होगा। बिल्कुल -1 के साथ। बिल्कुल जी, लेफ्ट राइट केस होगा वो, लेफ्ट राइट। इसको क्या करेंगे, फ्लिप करें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे आप फ्लिप कर दें तो सी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये सी ट्री जो है ये ट्री लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, और ये 1 इस तरफ आ जाएगा, और आपने डिलीशन राइट साइड पे करनी होगी। सो आई लेफ्ट दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, सो गो होम एंड डू इट। वैसे ही आप तो ऑलरेडी घर में हैं, तो करें आप इसको, ठीक है। This is the last case. So parent had balance of -1 and the node was deleted in the parent's left subtree, so right subtree was unbalanced। यहाँ पर क्या है जी, केस नंबर 3 में क्या था, राइट सबट्री बैलेंस थी, बैलेंस थी ना। केस नंबर 4A में इस तरफ झुकी हुई थी, केस नंबर 5A में इस तरफ झुकी हुई है, तो दिस इज द राइट केस।
दिस दी राइट केस 5a के बैलेंस फैक्टर आप पेरेंट इज -1, डिलीशन हमने लेफ्ट साइड पे करनी है और सब ट्री किस तरफ झुकी हुई है, राइट साइड की तरफ झुकी हुई है, राइट सब ट्री राइट साइड की तरफ झुकी हुई है। सो दिस इज दी राइट केस। तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा जी, यहाँ पे जस्ट जब हम इधर डिलीट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली तो h है और इसकी जो हाइट है वो h-1 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि बैलेंस फैक्टर a का डिस्टर्ब होगा, -1 से बन जाएगा -2। बैलेंस इस तरफ ज़्यादा है, मतलब वेट इस तरफ ज़्यादा है, झुकी हुई है ट्री। तो चूंकि राइट केस है तो हमें जस्ट एक ही रोटेशन देनी पड़ेगी, b को ऊपर लेके आएंगे। तो b को जब ऊपर लेके आएंगे तो b के लेफ्ट में a लगेगा और a के राइट में E2 लगेगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट ट्री आपके पास बन जाएगी। E ऊपर आ गई, b के लेफ्ट में a लग गया और a के राइट में b का लेफ्ट लग गया 2। तो अब आते हैं हाइट की तरफ। तो बिफोर डिलीशन हाइट क्या थी, h+1 + 1, h+2 बिफोर डिलीशन। आफ्टर डिलीशन एंड रोटेशन द हाइट इज व्हाट, h-1 + 1 + 1। तो h-1 + 1 + 1, तो h+1 हाइट बन गई। पहले h+2 थी, अब बन गई हाइट h+1। तो इसका मतलब है कि क्या करना होगा, हमें ऊपर के नोट्स को चेक करना होगा। सो सिंगल रोटेशन एट v एंड may have affected the balance of higher notes, so continue up the tree। अब ऊपर जाएं और क्या करें, बाकी जो नोट्स हैं उनकी भी क्या करें, आप बैलेंस फैक्टर को रिकैलकुलेट करें और अगर रोटेशन की ज़रूरत है तो रोटेशन परफॉर्म करें। ठीक है, समझ आ गई ये बात, ये चीज़ Yes. समझ आ गई? ओके गुड। सो 5a इज द राइट केस। आई डोंट नो कि ये ग्लिच क्यों, राइट केस। 5b इज द लेफ्ट केस। तो लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में ये होगा कि आप इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दें इस ट्री को और फिर क्या करें, डिलीशन राइट साइड पे होगी और ये ट्री झुक जाएगी राइट साइड की तरफ। तो जब राइट साइड की तरफ झुक जाएगी तो लेफ्ट साइड की तरफ झुक जाएगी तो आपने राइट रोटेशन देनी होगी। ठीक है जी, एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। तो 5 केसेस थे, हर एक केस 1 2 3 4 और इसके दो पार्ट्स हैं, A B, 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B एंड 5A 5B। तो सारे हमने डिस्कस कर दी, तो ये लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, पेपर पेन उठाएं और इसको बाकायदा ड्रा करने की कोशिश करें, इसकी जो रोटेशन है कैसे परफॉर्म करनी है इसको ड्रा करने की कोशिश करें, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पे बैठ जाएं आप लोग। ठीक है जी।